नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आदाद शुमार दिए हैं उससे ये पता चलता है कि अभी भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक्स हैं या ज़ख़ीरे हैं वो 600 बिलियन डॉलर से बढ़ गए हैं। ये हकीकत में क्या हुआ था, आपने आपको एक दूसरे प्रोग्राम में ये समझाया भी था, थोड़े में मैं फिर से वो जिक्र कर रहा हूँ। कोरोना के वक्त में अमेरिका में हर बेरोज़गार को $600 फी हफ्ता दिया गया था, तो उसके लिए अमेरिका ने धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए। और उसके बाद जैसे ही वहाँ का मार्केट खुला, लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुए, तो लोगों के पास जो पैसा जमा हो गया था उन्होंने ख़र्चा करना शुरू किया, तो वहाँ के सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा डॉलर आ गए। तो उसकी वजह से वहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चला गया, 10% से, जो कि नॉर्मली 2% तक रहता है अमेरिका में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, ये लोग क्या करते हैं कि फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं ताकि एक्स्ट्रा मनी जो मार्केट में घूम रही है वो सक आउट कर ले। तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने शुरू कर दिए और धड़ाधड़ पौना फीसद यानी 75 बेसिस पॉइंट्स एक मीटिंग में बढ़ाते चले गए। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान में या दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में, उन लोगों ने यहाँ के मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया, क्योंकि ये तो सीधी सीधी कमाई है। अगर अमेरिका की गवर्नमेंट ही इतना अच्छा इंटरेस्ट दे रही है तो फिर कोई इक्विटी में या शेयर्स में क्यों लगाए पैसा। तो फिर यहाँ से इमर्जिंग मार्केट से, मतलब हिंदुस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ या दूसरे ममालिक है, वहाँ से अमेरिका के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया और अमेरिकन सिक्योरिटीज़ में लगाना। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान में वो अपने शेयर बेचेंगे तो उनको हाथ में मिलेगा पैसा इंडियन रुपी, तो इंडियन रुपी को वापस लेके जाने के लिए फिर उनको डॉलर चाहिए। तो उन्होंने डॉलर में जब डिमांड शुरू कर दी तो डॉलर का भाव बढ़ना शुरू हुआ और रुपए का भाव गिरना शुरू हो गया। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी वो जो वॉलेटिलिटी होती है ना फॉरेक्स मार्केट में, उसको कंट्रोल में करने के लिए हिंदुस्तान के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो ज़ख़ीरे थे उसके फॉरेक्स के, जो कि इससे पहले दे हैड रीच्ड $642 बिलियन 21 में, तो उससे उन्होंने फिर वो पैसा मतलब अपना डॉलर देना शुरू किया। जैसे वो FPI वाले जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो डॉलर मांग रहे थे तो रिज़र्व बैंक ऑफ उनको देती जाती थी। बावजूद इसके फिर भी वो जो 78 और 79 में डॉलर चल रहा था हिंदुस्तान में, वो 83 तक चला गया। भारत में डॉलर का भाव 83 तक चला गया, लेकिन ये भी तभी हो सका जब भारत ने अपने स्टॉक्स में से वो जो 642 है ना, उसमें से तकरीबन $125 बिलियन मार्केट में बेचे, जो कि कम होकर $524 बिलियन तक पहुंच गए। ये तो शुक्र है कि ये जो 2022-23 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी अभी पूरा हुआ है, उसमें एक तो हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी खासी बड़ी हैं और तकरीबन $800 बिलियन तक पहुंच गई हैं, और उसमें ख़ास तौर पर हमारी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है ना उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ करेंट अकाउंट डेफिसिट में आपको मालूम है फिर रेमिटेंसेस भी आ जाते हैं, इनविजिबल जो रिसीवेबल होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो वो भी पहले तकरीबन $100 बिलियन तक हिंदुस्तान में आते थे, जो एक्सपेट्रिएट इंडियंस है इंडिया को बेचते थे।
वो इस साल बढ़कर 107 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। तो उसकी वजह से एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में आ गया, और फिर जब डॉलर आने शुरू हुए तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से डॉलर खरीदने शुरू कर दिए और रुपया देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने रुपए की कीमत पर भी नज़र रखी ताकि उसमें वॉलेटिलिटी न हो। तो अभी पोजीशन ये है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 600 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गए हैं, और रुपया जो है ना वो भी तकरीबन 82 पर, मतलब डॉलर का रेट जो इंडियन रुपी में है ना वो 82 पर जो है स्टेबल हो गया है। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि अमेरिका में जब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया, डबल डिजिट में चला गया, तो उन्होंने धड़ाधड़ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। पहले तो 2-3 मरतबा 0.75% बढ़ाया, 75 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 25 बेसिस पॉइंट्स पे आ गए। और अभी कुछ रोज़ के भी फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दिया। तो उसके बाद हिंदुस्तान की जब ये मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी कल जो गुजर गई जुमे के रोज़, तो उम्मीद थी कि शायद हिंदुस्तान भी बढ़ाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इनको भी अपना इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में रखना पड़ता है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना तो उससे ग्रोथ मार खा जाती है, क्योंकि जो व्यापारी है, जो सनतकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको पैसा चाहिए, वो कर्जे पे लेता है, तो उसको जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो ज़ाहिर है उसकी कमाई मार खा जाएगी, और हो सकता है उसकी वजह से वो जो एक्सपेंशन है अपने बिज़नेस का उस पर भी रोक लगा दे। तो हकीकत में वैसे तो हिंदुस्तानी व्यापारियों को उम्मीद थी कि शायद भारत भी कल जो है 25 बेसिस पॉइंट अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि कल हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उसने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए। इससे अभी ये साबित होता है कि भारत की हुकूमत को अभी इन्फ्लेशन की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो है ना इट हैज़ कम बिलो 6 परसेंटेज पॉइंट्स, 6% से कम है, और ये जो है ना एक किस्म का थ्रेशोल्ड है, या हमारी हिंदुस्तान की ज़ुबान में बोलते हैं लक्ष्मण रेखा है। 6% से बढ़ता है तो फिर फिक्र की बात हो जाती है, फिर यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो खैर, मतलब कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने हिंदुस्तान के जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए। इससे ये साबित होता है कि इस वक्त की भारतीय हुकूमत जो है ना वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रोथ पर जोर दे रही है। नाजरीन, हमने आपको बताया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को जो फैसला दिया, और वो जो हकीकत में उनकी मुतनाज़ा बेंच थी, डिस्प्यूटेड बेंच थी, उन्होंने 3 जजों, पहले 9 जजों की थी, 4 को निकाल दिया, फिर 2 ने रिक्यूज़ कर लिया, 3 की बची। फिर वो पाकिस्तान बार काउंसिल के सदर ने दरख्वास्त भी की कि फुल बेंच बनाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दरख्वास्त की पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कि फुल कोर्ट बेंच बनाई जाए, क्योंकि ये आइनी मसला है इलेक्शंस मुनक़िद करने का। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी ज़िद पर अड़े रहे, और फिर उन्होंने 4 अप्रैल को ये फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान सरकार को कि आप 14 मई को पंजाब में इलेक्शन, पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाएं। तो अभी काबीना ने इसके बाद फैसला लिया कि हम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो अक्सरती जो है ना उसको ध्यान में नहीं रखा। जब हमने कहा भी कि फुल कोर्ट की बेंच बनाई जाए और ये जो 3 जज हैं उनमें हमारा एतमाद नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मान लेना चाहिए था और ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं रखना। तो इसीलिए कल नेशनल असेंबली में इजलास हुआ और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन या करारदाद पास की गई, जिसमें सिरे से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद किया गया और ये कहा गया कि हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। और फिर उल्टा इस करारदाद के ज़रिए शहबाज शरीफ को कहा गया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को,
कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्लियर कर दें कि ये जो है ये एग्जीक्यूटिव का मामला है टू होल्ड द इलेक्शंस, और इसमें जुडिशरी का कोई वास्ता नहीं, और जुडिशरी बराए मेहरबानी जो है एग्जीक्यूटिव के या जो इंतज़ामिया है उसके मामलात में मुदाखलत करना बंद कर दे। इस करारदाद में ये भी कहा गया कि वो जो सुओ मोटो एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें पहले 4-3 के हिसाब से जो है उसको इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया था, तो उसमें बाद में फिर एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए 2 जजों को निकाल दिया गया, और फिर उसी फैसले को 3-2 का फैसला मानकर और ये कहा गया कि इससे जो है फिर इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ के अंदर कराना चाहिए। इसके ऊपर भी मरकज़ी हुकूमत ने और इस करारदाद में कहा गया कि हमने एतराज़ किया था कि वो 4-3 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो सही था, और उसके साथ साथ फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी, जो 3 जज की उनकी बेंच थी, उसमें उन्होंने फ़ैसला लिया था कि सुओ मोटो के जो भी केसेस हों उसमें हमेशा बड़ी बेंच बनाई जाए ताकि किसी किस्म का जो है वो मुखालता न हो और डिस्प्यूट खड़ा न हो। लेकिन उसको भी, उसके इस फैसले को भी जो है इस 3 जज की जो यूनिलेटरल बेंच थी, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन जो है, इन्होंने मुस्तरद कर दिया, तो इसीलिए हम इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। अब इसके बाद ज़ाहिर है PTI ने तो इस बात की जो है मजम्मत की है कि हुकूमत को ये करारदाद पास नहीं करनी चाहिए थी, और इस तरह से जो है वो एक किस्म का वार पाथ पे आ गए। अच्छा, अभी इसके बाद फिर पाकिस्तान के मरकज़ी हुकूमत ने आज जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलवाई है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो है वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर होगा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है मिर्ज़ा साहिर शमशाद जो है वो होंगे, और इत्तलात का वज़ीर मरियम औरंगज़ेब होगी, दिफा के वज़ीर ख्वाजा आसिफ होंगे, वज़ीर ख़जाना इसाक डार होंगे, सब लोग मिल बैठेंगे। और बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा है कि जो मुल्क में दहशतगर्दी की हरकतें बढ़ती जा रही हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ फिर जब ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुल्क में 14 मई को इलेक्शन कराने चाहिए, तो क्या उसके लिए मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जा सकेगी अफवाज की तरफ से। लेकिन कहा गया है, ऐसा सुनने में आया है कि वो चाहते हैं अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कि वो जनरल आसिम मुनीर से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो जो है मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दें। और ज़ाहिर है इमरजेंसी यानी एक लिहाज से जैसे मार्शल लॉ लगा दिया जाए, भले वो कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो। अभी ये हो सकता है, वैसे भी इतना तो हमारे नाज़रीन जानते ही हैं सब लोग कि पाकिस्तान में सीधी तरह या गैर सीधी तरह, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफवाज की ही हुकूमत चलती आ रही है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, भले वो अपने आप को जो है ज़ाहिर न भी करें। तो इसीलिए अभी लगता यही है कि ये जो कल करारदाद पास की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उसकी हिमायत हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म ने ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है, और वो इससे जो जनरल साहिबान हैं दोनों, उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश करेगा। हम देखें शाम तक इसका जो क्या फ़ैसला होगा वो आ जाएगा, और फिर हम अपने नाज़रीन को इसके बारे में मुतला कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।